हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा शीर्षक है मायके में हस्तक्षेप ना करें बिटिया रानी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेशनल है, जो हमारे काम आने वाला है, तो ज़रूर सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन की तरह फ़ोन पर आरना का पहला सवाल, हेलो मम्मी, क्या कर रही हो। कुछ नहीं बेटा, वो सब्जी बना रही हूँ। तुम क्यों सब्जी बना रही हो, भाभी कहाँ गई। राज, आज रेनू के कमर में दर्द है, इसलिए वो लेटी है। मैंने सोचा तब तक मैं ही सब्जी बना डालूं। फ़ोन पर बिटिया आरना से बात करते हुए कविता जी ने सब्जी भून डाली और ग्रेवी के लिए पानी डालते हुए आगे कहा, हाँ अब बोल बेटा, सब्जी में पानी डाल दिया है, अब आराम से पकते रहेगा। पर मम्मी, भाभी का हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। आप इतने उम्र की हैं, फिर भी भाभी से ज़्यादा ही काम कर लेती हैं। आपकी भी तो हड्डियों में दर्द होता है ना मम्मी। भाभी किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा क्यों नहीं देती हैं। रोज़ रोज़ के दर्द से उनको भी आराम और आपको भी काम से छुट्टी मिल जाएगी। अरना की बातों से साफ झलक रहा था कि उसे मम्मी का काम करना पसंद नहीं था। वह कई बार पहले भी कह चुकी है कि अब आपकी उम्र नहीं है काम धाम करने की, अब आप तो आराम किया करो मम्मी। और हर बार कविता जी बड़े प्यार से आरना को समझा देती थी कि बेटा, काम करने से शरीर को कभी हानि नहीं होती, बल्कि स्फूर्ति बनी रहती है। ऐसी ना जाने ऐसी कितनी बातों की दुहाई लेकर कविता जी आरना को समझा बुझाकर शांत कर आरना के बातों को विराम लगा देती थीं। पर कविता जी ये बात हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाती थीं, क्या आरना यहाँ मायके के मामले में बातों में ही हस्तक्षेप कर उचित कर रही है। माना यह उसका भी घर है, मैं उसकी माँ हूँ, निसंदेह उसे मुझ पर प्यार आता होगा और वह अपनी तरह से मेरी भलाई के लिए भी बोल रही होगी। पर क्या उसकी हर बात मानना उचित है। हर घर की अपनी एक शैली होती है और घर चलाने का अपना अपना ढंग और नज़रिया होता है। कविता जी का यह भी मानना था कि बेवजह किसी के भी घरेलू मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह खुद की बिटिया ही क्यों ना हो। और जब आरना जानती है कि मैं हमेशा अपने विवेक बुद्धि से ही काम लेती हूँ, हर समय आरना की बातों में आकर फैसले नहीं ले लेती, फिर वह बार बार मुझे क्यों सिखाती है ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और फिर रेनू मेरी बहू है, हमारा घर हम दोनों सास बहू मिलकर ही चला रहे हैं और घर सुचारू रूप से चल भी रहा है, तो फिर क्या अनावश्यक रोक टोक उचित है। हालांकि कविता जी ने कभी अपनी बातों से ये जाहिर नहीं होने दिया कि आरना फिजूल की बातों में माथापच्ची कर रही है। इन बातों को मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मुझे अपने घर पे सुख शांति के लिए छोटे मोटे समझौते करने भी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है। कविता जी तो बस यही चाहती थी, यह घर आरना का भी है, उसे यहाँ भी बोलने का पूरा अधिकार है, पर मायके में भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आपसे रिश्ते में मनमुटाव हो जाए और इसका असर रिश्तों पर दिखने लगे। कविता जी और रेनू सास बहू भी आपस में बहुत यारनापूर्ण व्यवहार से रहती थीं। आपसी हंसी मजाक बातों में अपनापन, कहीं ना कहीं कविता जी की व्यवहार कुशलता और अपनापन इस रिश्ते पर काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली थी। और कहीं ना कहीं रेनू भी भले ही काम में थोड़ी सुस्त ज़रूर थी, पर व्यवहार में कविता जी की को भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए सास बहू में काफ़ी अच्छी तालमेल थी। काफ़ी दिनों से कविता जी के मन में एक बात चुभती थी और इस बात को कविता जी बड़े धैर्यपूर्वक और प्यार से बेटी आरना को समझाना चाहती थी। उन्हें लगता था बातों ही बातों में कहीं आरना रेनू का मेरा पक्ष लेकर या अपने ससुराल से तुलना कर कुछ ऐसी बातें न बोल दे जिससे ननद भाभी व हम सास बहू के रिश्ते भी दरार आ जाए। क्योंकि आरना कई बार मजाक में कविता जी को ऐसे बोल चुकी है कि मम्मी, भाभी बहुत चालाक है, आपकी तारीफ़ कर कर के आपसे काम करवा लेती हैं। अब आरना को कौन समझाएगा कि रेनू चालाक है तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। घर परिवार चलाने के लिए थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी करना भी गलत नहीं होता, और ऐसी बेवकूफ़ी जिससे कोई हानि ना हो। जैसे ही अगले दिन आरना का फ़ोन आया, पहला सवाल, क्या कर रही हो मम्मी। व्यंग में आरना ने पूछा, आज बहू के लिए क्या बनाया है। बस जैसे कविता जी इसी प्रश्न में इंतज़ार में थीं। आज उन्होंने सोचा, अच्छा मौका है,
आरना को समझाने का। अतः उन्होंने बात को ना घुमाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, कैसी बात कर रही है आरना, यह हमारे घर की व्यवस्था है बेटा। हम दोनों सास बहू आपसी सामंजस्य से मिल बांट कर खाना बनाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से घर चला रहे हैं बेटा। और मुझे कुछ भी होता है तो संभालने वाली मेरी बहू रेनू ही तो है। अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, वो तो मैं काम कर कर के इतनी एक्टिव रहती हूँ कि आसानी से बीमार नहीं पड़ती। पर जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो रेनू ही मेरी देखभाल करती है और आगे भी कौन है वही तो करेगी। अतः उससे मिलजुल कर रहने में हर्ज क्या है। हम सास बहू एक दूसरे का पूरा ध्यान व ख्याल रखते हैं। तो यूँ ये रोज़ रोज़ इस विषय पर बातें ना किया करो बेटा। इस विषय पर बात करने के लिए मैं और रेनू सक्षम हैं। तू फिजूल में टेंशन ना लिया कर और मायके में अनावश्यक हस्तक्षेप ना किया कर। आज कविता जी अपने मन की बातें आरना से बोलकर उसके फिजूल की बातों पर विराम लगाना ही उपयुक्त समझा। आरना भी अपनी मम्मी के विचारों को भली भांति समझ चुकी थी। अब वह जान चुकी थी कि मायका मायका ही होता है। अनावश्यक रूप से हर बात पर अपनी राय थोपना उचित नहीं है। जहाँ वो एक लंबे समय से रहती ही नहीं है, वहाँ की बारीक वस्तु स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है। कई बार घर का सिचुएशन बहुत अलग होता है और बताने का ढंग अलग, और सुनने वाला अपने ढंग से समझाता है। इसलिए कहीं सुनी बातें और यथार्थ काफ़ी अलग होती हैं। वो तो भला हो मम्मी का, जिन्होंने हमेशा मुझ पर एक रेखा खींची है। सुनती मेरी ज़रूर है पर अमल हमेशा अपने घर में वातानुकूलित फैसले पर ही करती हैं। सॉरी मम्मी, वाकई मुझे मायके में आपके ऊपर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कुछ बिगड़ने से पहले ही मुझे समझा बुझाकर मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे संबंधों में मधुरता बनी रहे। सच में दोस्तों, अपने घर के खुद के फैसले के प्रति किसी के भी विचारों से भ्रमित ना हों। सुनें अब सबकी, पर करें अपने मन की। घर आपका है और सुचारू रूप से चलाने के लिए फैसले भी आपके ही होने चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।